हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। आज एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरावना लगा था। एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने भी इसको मेंटेन नहीं की थी। किसके बारे में बात कर रही हूँ आप लोग समझ ही गए हो टाइटल देख के। वो है डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए, डाइट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर की बनी बनाई खाना खाना। मेरे प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा बाहर की खट्टी मीठी चीज़ खाती थी। मैं पानी पूरी खा लेती थी, चाट वगैरह खा लेती थी, घर पे भी बनाती थी। पर बाहर का जो खाना था उसका स्वाद थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा होता है, आप लोगों को पता ही है। तो मन करता है क्योंकि इस टाइम पे क्रेविंग कुछ इस तरीके का होता है। घर पे चाहे आप कितनी मर्जी बानी बनाए खाना खा लो, बाहर का खाना पूरी छोले ये सब खाने का बहुत मन होता है। किसी किसी को स्वीट क्रेविंग होता है तो आइसक्रीम वगैरह भी खा लेते हैं, बाहर मिठाई भी खा लेते हैं। तो इस टाइम पे बाहर खाने को मना करते हैं। एक तो डॉक्टर्स मना करते हैं। अगर घर की बात सुनोगे तो हमारी जो पुराने ज़माने की दादी नानी हुआ करते थे, मम्मी सास, ये सारे मना करते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ बेटे, घर का खाना खाओ। बट अभी हम इस ज़माने में आ गए हैं कि हम घर के सुनते भी नहीं हैं और अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बाहर जाके थोड़े बहुत खा ही लेते हैं प्रेगनेंसी में। एंड एक्चुअल में ये चीज़ बहुत डेंजरस होता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी सिस्टर मुझे बहुत मना करती थी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। मैं बाहर बहुत खाती थी। एंड मुझे सॉल्टी एंड सावर क्रेविंग इतना ज़्यादा होता था, मुझे अचार खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। तो मैं बाहर से अचार खरीद के ले आती थी। अब अचार में ज़्यादातर टाइम कीड़ा पाया जाता है। बाहर जिस तरीके से अचार बनाते हैं अचार वाले, तो मैक्सिमम टाइम वो हाइजीन मेंटेन करते नहीं हैं, तेल अच्छे से यूज़ नहीं करते, जो मसाला यूज़ करते हैं वो किस टाइप का होता है हमको कुछ नहीं पता होता है। एंड अचार एक ऐसा चीज़ है जो बाहर सुखाना भी पड़ता है। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो बाहर से लाए हुए अचार में नहीं होता है। तो मैं वो भी खा लेती थी, मैं किसी की भी बात सुनी नहीं थी। बट जब मेरा बेबी हुआ था एंड मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस टाइम में मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, सच कहूँ मेरा जी घबरा गया। एंड मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ बाहर का खाना मत खाइए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो क्या हुआ था आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बेसिकली 25 ऑफ दिसंबर दिलप्रीत हुआ था। 23 ऑफ दिसंबर में हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी क्योंकि मेरे को डिस्चार्ज हो रहा था। मैं पिछले कुछ वीडियोस में शेयर की हूँ, मेरे जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो लोग आप देख सकते हो। अगर नहीं देखे हो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उधर जब मैं भर्ती थी तो एडमिशन के टाइम मेरा बेबी NICU में था क्योंकि मेकोनम स्टेन हो गया था। डॉक्टर को लगा था कि उसने पॉटी खा लिया है, स्टूल में भी इंटेक कर लिया है, तो इसीलिए सेप्सिस हो जाने का चांस है। सेप्साइड में रहने के लिए जब तक ना कल्चर टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है तो तब तक उसको एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है एंड उसके लिए NICU में रखना ज़रूरी है। बाद में तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आया था एंड उसके बाद हमारा डिस्चार्ज भी हो गया था। मैं थी केबिन में, मेरे साथ मेरे रूम में एक और लड़की थी जिसका बेबी बॉय हुआ था एंड उसकी डिस्चार्ज हो गई थी। एंड उसके बाद एक दिन मैं पूरे अकेली थी एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं टिक रहा था। एंड देन मेरे साथ कोई और आई थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था ना कि वो मैं सोची थी कि चलो जो आए है वो प्रेग्नेंट है। अब जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है एंड पास में एक लड़की की डिलीवरी हो चुकी होती है तो काफ़ी सारी बात करनी होती है। कुछ लोग सिम्टॉम्स लेके अवेयर होते हैं, कुछ पूछते हैं कि हमको क्या करनी चाहिए, आप तो एक्सपीरियंस हो बता दो आपका कैसा एक्सपीरियंस गया था एंड बेबी होने का क्या एक्सपीरियंस, कितना दर्द होता है, बेबी का वेट कितना हुआ, बेबी दिखने में क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई। बट वो जो आई थी उसकी बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं था मेरे को कुछ भी पूछने का या मेरे साथ बात करने का। ऑनेस्टली कहूँ मुझे बहुत अजीब लगता था कि क्यों ये मेरे से बात नहीं करती है। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल अकेली उधर थी तो मेरा बहुत मन होता था उससे बात करने की। मैं एक्चुअली केबिन से उठ के जनरल वार्ड में चली जाती थी बात करने के लिए, बट वही टाइम स्पेंड होता था, ऑल टाइम मैं इधर से उधर नहीं जा पाती थी। तो मेरा कहीं ना कहीं मन होता था उससे बात करने का। एंड देन आई गॉट टू नो कि उसके IVF प्रेगनेंसी था एंड IVF के थ्रू से उसका ट्विन प्रेगनेंसी हुआ है, जो IVF में मैक्सिमम टाइम होता है। ये क्यों होता है मैं बाद में किसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी कि IVF में क्यों मैक्सिमम टाइम ट्विन प्रेगनेंसी ही होता है, क्यों सिंगल प्रेगनेंसी कम होता है। उसका जब बेबी का हार्ट बीट सुनाने भी आते थे डॉक्टर्स, वो इतने इच्छुक नहीं होते थे कि वो हार्ट बीट को लेके ना थोड़ा सा जैसा होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना हार्ट बीट है, बेबी कितना मूव कर रहा है, कितना हार्ट बीट लड़का होगा कि लड़की होगी। काफ़ी सारे हमारे ब्रेन के अंदर कंसेप्शंस होते हैं ना हार्ट बीट को लेकर।
बट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, एंड सबसे बड़ी बात, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे दिखती थी उसके, है ना, प्रेगनेंसी में। सो मैंने उसको एक बार पूछी भी थी कि आपके प्रेगनेंसी कैसे हुए है। सो उसकी तरफ से मुझे ज़्यादा कुछ सुनने को मिली नहीं थी। एंड उसके बाद जो स्टार्ट हुई वो है उल्टी करना। पहली बात तो है, जब वो एडमिट हुई थी उसका कंप्लीट बेड रेस्ट था, एंड प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने का मतलब यही होता है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस। तो उसने मेरे को यही बताई थी कि मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसको चलना भी मना था। सो वो केबिन से अगर वॉशरूम में भी जा रही है तो व्हील चेयर में बैठ के जाती थी। एंड एक्चुअल में प्रेगनेंसी में ना कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती होना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यूटीआई हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं पिछले कुछ व्लॉग्स में शेयर भी की हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना इस टाइप का हार्मोन होता है ना हमारे वजाइना में, जो इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा इनगल्फ करता है। तो इसीलिए बाहर का वॉशरूम यूज़ करना, हॉस्पिटल का वॉशरूम यूज़ करना, जो पब्लिक टॉयलेटरीज है, बहुत रिस्की होता है। सो मैं समझ गई थी कोई ना कोई हाई कॉम्प्लिकेशंस है डेफिनेटली, जिसके लिए वो एडमिट हुई है। सो उसके बाद ना मैं काफ़ी टाइम उसको नोटिस करती थी, वो बिल्कुल खाना नहीं खाती है। देखो प्रेगनेंसी में हम सबको पता है कि भूख कितना बढ़ जाता है, स्पेशली लास्ट के ट्राइमेस्टर में। और उसके बाद जब पेट में 2 बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे खाने का मन और भी ज़्यादा होता है। सो मैं अजीब तरीके से उसके तरफ मैं देखती थी कि ये क्या है, मतलब जितना खाना हॉस्पिटल से देते थे मैं उतना खा के भी मेरे को ऐसा मन होता था एक और रोटी होता तो अच्छा होता, बट उसको मैं देखती थी उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। एंड जितना खाना हॉस्पिटल वाले देते थे उसका आधा से आधा खाकर बाकी सब वेस्ट ही करते थे बेसिकली। सो काफ़ी टाइम जो हमारे हॉस्पिटल में मौसीस होते थे उसके साथ जो रहती थी, स्पेशल उसकी जो पर्सनल मौसी थी, तो काफ़ी बार उसको कन्विंस करने की ट्राई की कि तुम खा लो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को लगेगा कैसे। ऑल्दो उसका जो बेबी बम्प था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड बेबी का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो चुका था, बट वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी एंड मुझे भी बहुत अजीब लगती थी। एंड सेकेंड जो बात है, धीरे धीरे वो जब उल्टी करना स्टार्ट की थी तो बाथरूम में ऑनेस्टली कहूँ मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़िश नहीं खाती हूँ एंड उसके बाद वो पूरे वॉशरूम में उल्टी करके बहुत ही गंदा करके आती थी। सो मैं और भी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी कि ऐसा क्यों कर रही है, एक तो प्रेगनेंसी है, दूसरा ये खाना नहीं खाती है, तीसरा इसकी उल्टी होती है। धीरे धीरे 2 दिन में उसके ना पूरे बॉडी येलो होना स्टार्ट हो गया, आँख येलो होना स्टार्ट हो गया था, यूरिन येलो पास करना स्टार्ट कर दी उसने। उसके बाद उससे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, फीवर आ गया था, ठीक है ना। बहुत सारे टेस्ट्स के बाद फाइनली एक मैडम आई थी डॉक्टर पूछने के लिए कि क्या है, तबीयत का हाल क्या है। मेरे भी ओटी हो चुका था तो मेरे को भी पूछने आया था, एंड देन डायग्नोसिस हुआ कि मे बी उसको जॉन्डिस है। सो देन एंड देन उसका ब्लड टेस्ट हुआ, बिलिरुबिन टेस्ट हुआ था, एंड साथ के साथ रिपोर्ट आ गया कि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में जॉन्डिस है। सो तुरंत उसको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में भर्ती हूँ उसमें आईसीयू एंड आईटीयू नहीं है, जो एडमिशन के टाइम ही ये लोग बोल देते हैं। तो किसी तरीके का अगर इमरजेंसी है माँ और बच्चे के लिए तो इस हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं होता है, साथ के साथ शिफ्ट करवाना पड़ता है। तो उसको शिफ्ट करवा दिया था एंड देन उसके बाद जो रिपोर्ट्स आए थे, देन वो डॉक्टर मैडम आई थी बात करने के लिए कि क्या वो शिफ्ट कर गई है शाम के टाइम। एंड देन शी टोल्ड मी कि उसके जो लीवर फंक्शन है, जो किडनी फंक्शनिंग है, सब कुछ डिसरप्ट हो गया है, वो बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है, एंड जिसके लिए उसका यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, उल्टी हो रहा है। तो मैंने उसको पूछी थी कि मैडम ऐसे क्यों हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाता है किसी न किसी तरीके से, स्पेशली बाहर खाने में ये प्रॉब्लम होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, डायरिया हो जाता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाने का चांस रहता है। ये तो ही एक पार्ट। दूसरी पार्ट ये है कि जॉन्डिस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होता है, तो मैंने उनको भी यही क्वेश्चन पूछी थी, क्या बच्चे अच्छे से जी सकते हैं, इसमें बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोले थे कि बच्चे को मारो गोली, बच्चे तो चलो गए साइड में, इंसान का भी ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में जॉन्डिस हुआ, एक ऐसे टाइप का हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में, वो सीधा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लीवर में एंड हमारी किडनी में, जिसके कारण लीवर और किडनी फेलियर हो जाता है, वो काम नहीं करता है। एंड उसी हार्मोन लीवर और किडनी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जिसके बाद जो वुमेन होता है उसका भी लाइफ रिस्क होता है। बच्चे का तो गया स्टिल बर्थ होने का 100% चांस रहता है, बट उसके साथ साथ जो मम्मियाँ होते हैं उसके भी लाइफ रिस्क हो जाता है।
इसीलिए मैं सबको ये अवेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे लाइफ की पहली एक्सपीरियंस थी, मेरे को पहले बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में। टुडे मुझे लगा कि मैं मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को भी अवेयर कर दूँ कि अगर आप बाहर कहीं भी खाते हो प्रेगनेंसी में, या आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, तो ट्राई करना हाइजीन मेंटेन करने का। एंड मैक्सिमम टाइम जो बाहर का खाना हम खाते हैं, स्ट्रीट फूड हम लेते हैं, तो वो इतना हाइजीन मेंटेन करके बनाते नहीं हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके लिए तो स्पेशल प्रेफरेंस देंगे नहीं। एंड सबसे बड़ी बात है कि उसमें होता है अजीनामोटो, जिसको हम MSG बोलते हैं। वो आपके न्यूबॉर्न बेबी के DNA को डिसरप्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। DNA वो होता है जो हमारे ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मैं सबको ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मम्मीज़ मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो मम्मीज़ प्रेग्नेंट है, अपने प्रेगनेंसी को लीड कर रहे हैं, अभी पता चला कि आप लोग प्रेग्नेंट हो, अगर अभी भी ना भी पता चला, अगर आपके सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, तो भी बाहर का खाना आप लोग छोड़ दीजिए, घर पे खुद बना के खाइए, बट बाहर का खाना ना खाइए, ताकि आप और आपके बेबी दोनों हेल्दी रहो। ये एक छोटा मोटा हैशटैग अवेयरनेस वीडियो था। ये प्रेगनेंसी अवेयरनेस प्लीज़ आप लोग शेयर करना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। उसके लिए हमारे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, एंड कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन्स है, कोई भी टॉपिक है जो आप लोग चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।